अपने पहले दो वीडियो में हम सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करेंगे। अगर आपने वो दो वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको ये सारे पॉइंट समझने में आसानी होगी, और अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चूंकि हम अपने पहले वीडियो में जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन का है उसमें अच्छी खासी भूमिका बना चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में भी हम बिना भूमिका बनाए सीधे पॉइंट्स पे आते हैं और सेंटर और स्टेट के बीच के मेन प्रोविजंस की चर्चा करते हैं। तो आइए आराम से प्रारंभ करते हैं। सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में प्रोविजन पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 268 से लेके 293 तक दिए हुए हैं। इनको आसानी से समझने के लिए इनको हम 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट टैक्सेस और ड्यूटीज से रिलेटेड होगा, दूसरा पॉइंट इसमें ग्रांट्स और लोन से रिलेटेड होगा, और तीसरा पॉइंट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 265 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज होंगी वो एक प्रॉपर अथॉरिटी जिन्हें लॉ से ऑथराइज किया गया है उन्हीं के थ्रू लगाई जाएंगी। इनके बगैर, इनके अलावा कोई भी अदर अथॉरिटी टैक्सेस और ड्यूटीज को नहीं लगा सकती। और अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आर्टिकल 268 के अंडर में दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन और स्टेट है। इनको हम मेजर 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिनमें सबसे पहला पार्ट बात करता है उन ड्यूटीज के बारे में जो यूनियन के थ्रू लगाई जाती हैं और स्टेट के थ्रू कलेक्ट की जाती हैं और यूज की जाती हैं। जैसे एक स्टाम्प ड्यूटी, ये एक यूनियन सब्जेक्ट का मैटर है जिसके ऊपर ड्यूटीज यूनियन लगाती है और इनका सारा रेवेन्यू इकट्ठा और यूज दोनों स्टेट्स करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है उन सर्विस टैक्सेस के बारे में जिनको लगाया यूनियन के थ्रू जाता है और इकट्ठा और यूज करने का काम दोनों ही यूनियन और स्टेट दोनों को होता है। तीसरे पार्ट का प्रोविजन 10th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद आया था, जहां पे उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि यूनियन रेवेन्यूज़ का 29% हिस्सा स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स के हम पहले ही बात कर चुके हैं, इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं, इनकी आय, इनकी रेवेन्यू कम होती है, तो वो अपने फाइनेंस के मैटर्स में यूनियन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और इसी वजह से तीसरे पार्ट के अंतर्गत वो सारे टैक्सेस आते हैं जो कि यूनियन के थ्रू लगाए जाते हैं और इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन उन्हें स्टेट्स को दे दिया जाता है। इसके अंतर्गत परफेक्ट एग्जांपल टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स होता है, जो कि एक इंटर स्टेट टैक्स है जिनको लगाया तो यूनियन के थ्रू जाता है लेकिन कलेक्ट करके स्टेट्स को दे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा पार्ट ये कहता है कि आर्टिकल 268, 269, 269A और 271 के अंतर्गत आने वाले जो सब्जेक्ट्स, जो आइटम्स हैं, उनके अलावा वो सारे टैक्सेस जो कि यूनियन के थ्रू लगाए और कलेक्ट किए जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और यूनियन के अंतर्गत ही किया जाएगा। और हमारा 5वां पॉइंट ये कहता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अतिरिक्त इनके होते हुए भी किसी आइटम के ऊपर सरचार्ज लगाया जा सकता है, और ये सारे सरचार्ज एक यूनियन के कंसोलिडेटेड फंड के अंतर्गत जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पूर्व में जो 4 पार्ट्स थे, इसके अंतर्गत आने वाले रेवेन्यूज कहीं भी कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाते थे, लेकिन ये जो 5वां पॉइंट है, इसके अंतर्गत आने वाले रेवेन्यू सारे कंसोलिडेटेड फंड्स में जाएंगे। हमारा अगला क्लासिफिकेशन ग्रांट्स और लोन्स से रिलेटेड मामले में है। ग्रांट्स यूनियन द्वारा स्टेट को दिए हुए यूए अनुदान, वो फाइनेंशियल असिस्ट होते हैं जो कि स्टेट के वेलफेयर प्रोग्राम्स या बाकी प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए, उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यूनियन के थ्रू स्टेट्स को 2 तरह के ग्रांट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला स्टेटरी ग्रांट्स और दूसरा है डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स। इसमें पहले तरह का ग्रांट जो है वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दिया जाता है, और ये तब दिया जाता है जब स्टेट्स को आवश्यकता होती है। ये हर स्टेट, अलग अलग स्टेट के साथ अलग अलग हो सकता है, यानी किसी स्टेट को कम भी दिया जा सकता है और किसी स्टेट को ज़्यादा भी, ये उनकी आवश्यकता पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट ग्रांट्स जो कि डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स है, वो प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस पे स्टेट्स को दिया जाता है। इन मामलों में यूनियन को ये डिस्क्रेशन, ये पावर मिली हुई है कि वो ग्रांट दें या ना दें, इन पे कोई कंपल्सन, कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होता। आर्टिकल 293 के अंतर्गत एक स्टेट अपने कंसोलिडेटेड फंड्स के सिक्योरिटीज पे लोन्स भी ले सकता है। यूनियंस को लोन्स के मामले में बहुत ही विस्तृत अधिकार मिला हुआ है, जहां पे ये बाहर से लोन्स ले सकते हैं, जबकि स्टेट्स
कहीं भी बाहर से लोन नहीं ले सकते। ये एक राष्ट्र के अंतर्गत ही अपने कंसोलिडेटेड फंड्स के सिक्योरिटी पर ही लोन ले सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 280 में दिया गया है। फाइनेंस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक चेयरमैन और 4 अदर ऑफिसर्स या मेंबर्स होते हैं। इनके क्वालिफिकेशन से लेके इनकी सैलरी और ऑफिस से रिलेटेड सारा कुछ लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को मिला हुआ है। 2014 में इस फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था को हटाकर इसकी जगह पर 2015 में नीति आयोग लाया गया है। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसके अलावा सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स इसके मेंबर्स होते हैं। नीति आयोग भी वही काम करती है जो कि पहले फाइनेंस कमीशन करता था, अर्थात ग्रांट्स देने के मामले से लेकर बाकी कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड मामले में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ के मामले में जितने भी रिकमेंडेशंस हैं वो अब नीति आयोग देता है। आई होप कि आपको फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स के सारे मेन प्रोविजन समझ में आ गए होंगे। लॉ से रिलेटेड बाकी लेक्चर्स के लिए, बाकी पॉइंट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।